स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मारवानी। सहारा घोटाले को लेकर जिस तरह से निवेशकों द्वारा लगातार आंदोलन जारी है, तो इस मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल सिंह जी, जो कि ऑल इंडिया आंदोलन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, और न्यूज 15 को मैं नमस्कार करता हूं, और मीडिया को, सभी बंधुओं को हमारा नमस्कार है कि आप तमाम आज भारत में ये जो ठगी का जो धंधा हो रहा है, इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित है। आपके इस मैटर को उठाने के लिए मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से सहारा के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहा है, तो आंदोलन की अभी क्या स्थिति है? जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब कोई समस्या आती है तो हमारे जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, फंडामेंटल राइट के तहत हमको वो देता है मौलिक अधिकार के हम शांतिपूर्ण अपने उद्देश्यों के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। और अगर किसी जिला में करते हैं तो या स्टेट में करते हैं तो वहाँ के प्रशासनिक इकाई से हमको परमिशन लेना होता है। वो हमने सारी प्रक्रियाओं से हमने करके, और करीब साल भर से कई जिले में और कई राज्यों में हमारी जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा है, उसके बैनर तले जन आंदोलन चल रहा है। और भी कई जो ठगी पीड़ित, जैसे कि कई स्टेट में और कई डिस्ट्रिक्ट में संगठन है, उसमें राजन सिंह सोलंकी हैं, तो कुछ ठगी पीड़ित मंच के हमारे मदन लाल आजाद हैं, और हमारे इंद्रवर्धन राठौर जी हैं। सभी को मैं नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं। और उसके साथ साथ मैं आपकी तमाम ऐसी मीडिया को मैं नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि आप भारत में, आजाद भारत में 1947 के बाद से आज 2022 तक, आज की डेट में, इस वक्त तक मैं बता दूं कि जितना घोटाला हो रहा है, इसको कोई बड़ी मीडिया कवर नहीं कर रही है। तो आप जैसे मीडिया का ही वो उसमें योगदान है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जो भारत की आप चौथा स्तंभ जो मीडिया है, इसको लगातार आप उठा रही हैं, और अब उठा रहे हैं आप। और रही बात आंदोलन, तो हमेशा हमारा आंदोलन जो भी है, जितने भी ठगी पीड़ित मंच के जो इंचार्ज लोग हैं और उसके बैनर तले जो पिछले 1 साल 2 साल से जो आंदोलन चल रहा है, बहुत शांतिपूर्ण है और वो प्रोग्रेस में है। मैडम, मैं आपको बता दूं, आज ये सनसनीखेज खुलासा आपकी मीडियम से मैं बता दूं कि मैं जो पिछले कुछ महीनों से जो फेस कर रहा हूं, मैंने इन चीजों को बताया नहीं था, आज मैं आपके मीडिया से पहली बार खुलासा कर रहा हूं। हम जब डीएम के यहाँ जाते हैं या किसी कमिश्नर से जब मिलते हैं इसके रिगार्डिंग में, जब पेमेंट के रिगार्डिंग में, चाहे वो धरना प्रदर्शन के दौरान हो या पर्सनल इंडिविजुअली किसी के साथ में एक ग्रुप लेकर के, तो वो कहते हैं सहारा से भी विवाद लगा हुआ है, एम्बार्गो लगा हुआ है, मतलब आज तक गुमराह किया जा रहा है। ये तो वही बात हो गई कि आज के तारीख को लोग बोले, अरे साहब देश तो आज आजाद हुआ है। व्हाट नॉनसेंस यार! अरे देश आजाद हुआ था भैया, वो इतिहास हो गया। आज वर्तमान है, आजाद हुए देश को कितना साल बीत गया। तो जो सहारा से भी है, वो विवाद आज भी चल रहा है, मगर एम्बार्गो से संबंधित सारे मैटर क्लोज कर दिए गए। एम्बार्गो लगा कब था, सेबी क्या था, मैं इस पर थोड़ा सा खुलासा कर दूं। ये सभी डीएम और सभी कमिश्नर इससे गुमराह हैं। इवन एक छोटा सा थाना का जो पुलिस प्रभारी है वो गुमराह है। लेकिन गुमराह कौन नहीं है? एक आदमी, और वो कौन है? सुब्रत राय की जो डायरेक्टर हैं, जो सुब्रत राय के गवर्निंग बॉडी के तहत जितने भी जो ब्रांच मैनेजर हैं, सेक्टर मैनेजर, रीजनल मैनेजर हैं, जोनल मैनेजर हैं, ये लोग गुमराह नहीं है, इनको सारा मैटर मालूम है। लेकिन जब इन्वेस्टर इनके यहाँ जब पेमेंट के रिगार्डिंग आता है, तो ये कहते हैं हम पे एम्बार्गो लगा हुआ है। वो इस तरह का एक पेपर निकालते हैं और कहते हैं देखिए ये रहा एम्बार्गो। यानी कि जो एम्बार्गो लगा वो डेट तो दिखा देते हैं, मगर एम्बार्गो हटा कब नहीं दिखलाते हैं। तो ये एक 420 और ठगी का बहुत बड़ा मामला है। और रही बात हमारे पास, तो हमारे पास देखिए कितना है पेपर। ये रहा, मैं आपको पेपर दिखलाता हूँ। हमारे पास वो सारी है चीजें, जानकारी है, प्रिंटेड है। देखिए देखिए, वो हमने इसको प्रिंट करवा करके हमने इसको बिल्कुल बाइंडिंग करवा लिया है। ये रहा। एम्बार्गो क्या था? हाउसिंग और रियल एस्टेट। मैं आपकी बात बीच में काट रही हूँ, तो मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि इस मुद्दे पर पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा क्या आपको मदद मिल रही है? क्या आपको सरकार का समर्थन मिल रहा है या नहीं?
सरकार का कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। सरकार के कुछ मंत्री भले ही हैं जिनके दरवाजे पे हम जाते हैं, उनको मेमोरेंडम देते हैं, लिख करके सब कुछ देते हैं, और कुछ इस तरह से हम उनको प्रिंट करके सारे डॉक्यूमेंट देते हैं कि ये मैटर है, थाने में इतना मैटर है और ये बगैर थाने का मैटर है, जो आप उठाएं विधानसभा में क्वेश्चन। लेकिन अभी तक आजाद भारत में कहीं भी किसी विधायक ने क्वेश्चन नहीं उठाया है। 1-2 साल पहले बिहार स्टेट के उप मुख्यमंत्री और ये क्या बोलते हैं, वित्त विभाग के इंचार्ज थे सुशील मोदी, वो नीतीश और बीजेपी की कोलैबोरेट गवर्नमेंट में, तो उन्होंने एक बार विधानसभा में उठाया था आज से 2 साल पहले, और कुछ लोगों का उसके बाद पेमेंट हुआ, लेकिन वो सारा मैटर टैफिस हो गया। तो पॉलिटिकल इकाइयां इसमें कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये बात अलग है कि उनके संज्ञान में होगा कि इन्वेस्टर गर्म है, अगर हम उनके पेमेंट के रिगार्डिंग बात नहीं करेंगे और आज पूरे भारत में ये मुद्दा बन गया है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि तमाम स्टेट के जो इन्वेस्टर हैं वो सिटिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वोट दे दें। इस बात की वो उनको भनक है। सर, जी, अगर सरल जी। शब्दों में जाने तो आप यही कह रहे हैं कि सरकार द्वारा कोई भी इस मुद्दे पर अभी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए, राष्ट्रपति महोदय को हमने कब लेटर दिया था? 7/8/2022 को, 5-6-7 को जंतर मंतर पे रैली की गई थी, हमने ये दिया है। ठीक है, अभी तक साहब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब हम रिमाइंडर देने जा रहे हैं। अब पता नहीं मेरे किस्मत में क्या लिखा है, कितना रिमाइंडर देंगे तब राष्ट्रपति महोदय का ध्यान इधर जाएगा भी कि नहीं। ये हमारा भारत का न्यायतंत्र, लोकतंत्र है। अब ऐसे में सर पीटने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रहा। सर, मैं यही जब आपके जी, जवाब से मेरे मन में एक सवाल उठा है कि जैसे कि आप पेशे से एक वकील हैं, तो आप कैसे सुब्रत राय जैसे ठग का शिकार हो गए? मतलब आप कैसे इस ठगी का शिकार हुए? आप कैसे सुब्रत राय के शिकंजे में आ गए? जी, जब सुब्रत राय की कंपनी जब स्टार्ट हुई थी इस भारत में, तो वो 2000 की पूंजी से और गोरखपुर में, और गोरख के मठाधीश हैं हमारे योगी आदित्यनाथ, बाबा योगी आदित्यनाथ, जो भी यूपी के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बहुत पॉपुलर है और जनता के चहेते मुख्यमंत्री हैं। अब मैं यहाँ से आपकी बातों को जवाब देता हूँ। जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो उनकी टर्म एंड कंडीशन, पॉलिसी सब सही थी, कंपनी के नियत में कोई खोट नहीं था, कार्यशैली बहुत अच्छी थी। गड़बड़ाया कब? पहला कन्वर्जन हुआ था उस वक्त नहीं गड़बड़ाया, दूसरा कन्वर्जन आया 2012 में, और वो हाउसिंग और रियल एस्टेट का पॉलिसी जब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर जब चला गया और जब लटक गया, तो लगा सुब्रत राय की और उसकी कंपनी को, तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कि अब अगर ये पैसा टोटल सेबी ने जब्त कर लिया और 100% सेबी के बैनर तले और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यदि पेमेंट हो गया, तो ये रातों रात टोटल पैसा मेरे मुट्ठी से निकल जाएगा। और हो सकता है कि जो इन्वेस्टर है वो कोर्ट मैटर और सेबी मैटर को देख करके फिर मेरे यहाँ दोबारा पता नहीं पैसा वो जमा करे कि नहीं करे। तो उन्होंने क्या किया, जब मैटर जब कोर्ट में जब चल रहा था, उसी दौरान उन्होंने कहा कि भैया एक प्रॉब्लम हो गया है, सहारा से भी सुप्रीम कोर्ट मेरा विवाद हो गया है, ऐसा करो, आप आए थे मेरे पास में, आप तो किसी सेंट्रल बैंक के पास गए नहीं थे, पैरा बैंकिंग और नॉन बैंकिंग जो सहारा इंडिया है, आप उसके पास आए थे, तो आप क्या करो, हाउसिंग रियल एस्टेट के पॉलिसी होल्डर को उनको कन्विंस करके, उनको बहला फुसला करके, बहका करके उनको क्यू शॉप में कन्वर्ट किया गया। क्यू शॉप भी जब 1.5-2 साल चला, तो फिर ये मैटर जब आरओसी में जब फंस गया, तो फिर उनको भी बहलाया फुसलाया गया, प्रेशर में लिया गया, और एजेंटों को काफी प्रेशर में लिया गया और कमीशन बढ़ा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, टोटल क्यू शॉप का पैसा मैं बता दूं 99% राउंड द टेबल पूरे भारत का जितना इन्वेस्टर है, वो सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया, स्टार मल्टीपर्पस, ऐसे कई चीजों में वो री इन्वेस्ट हो गया। और 2016-17 से अगर मैं कहूं तो जो क्यू शॉप कन्वर्ट हुआ था उसकी भी मैच्योरिटी डेट पार कर गई और किसी को पेमेंट नहीं मिला। और रहा बात मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग, वो चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, या कितना भी क्वालिफाइड हो, वो चाहे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी पद पर हो या किसी प्राइवेट बैंक में, या किसी प्राइवेट बैंक में बोल रहा हूं, और स्टेट बैंक के अधिक बहुत से जो एम्प्लॉय हैं वो भी सहारा में फंसे हुए हैं। अब कहिए क्यों फंस गए, ये बहुत बड़ा सवाल मैं आपको दे रहा हूं। जी साहब, नेशनल बैंक में एक लिमिट है, एक लिमिट है ब्याज, लेकिन जो पैरा बैंकिंग होती है, नॉन बैंकिंग होती है, उनको थोड़ा सा ब्याज दर बढ़ा दिया जाता है लेने देने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। तो लोगों ने देखा, हम जैसे लोगों ने, इवन इंक्लूडिंग हमने भी ये देखा कि चलो कुछ पोस्ट ऑफिस में डाले हैं, कुछ एनएससी में डाले हैं, तो कुछ सहारा में डाल देते हैं, कुछ एलआईसी में डाले हैं, तो अच्छा ब्याज मिल जाएगा,
कंपनी बहुत अच्छा से लेन देन कर रही है, लेकिन 2012-14 के बाद से तो मैडम किसी को 100% मिल ही नहीं रहा है और लोग ब्रांच में धक्के खा रहे हैं। अगर एक आध कमजोर इन्वेस्टर पहुंच गया और ज्यादा ऊंची आवाज में अगर बात कर दी मैनेजर से, तो मैनेजर उनको धक्के मार के गाली गलौज करके अपने स्टाफ से पिटवा करके भगा देता है। और इस तरह के कई केस मैं जानता हूं और कई केस ऐसे थाने में पड़े हुए और कोर्ट में। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ रही हूँ सर। इसी के साथ हम अपना अगला सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि सहारा जी और सेबी ये मामला लगातार चर्चाओं में है, हर किसी के मुंह से ये सुनने जी में आ रहा है। तो सर ये मामला जी क्या है? अभी कुछ लोगों को इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में डिटेल में समझाएं। जी जी, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, सहारा से भी क्या मैटर है, ये सभी लोगों को जान लेना चाहिए। अभी भी बहुत से पब्लिक गुमराह हैं, प्रशासन गुमराह है, जो पॉलिटिकल इकाइयां हैं उनको उनके हाथ में केस का मैटर नहीं है। और अगर इस तरह का 270 पेज का मैं पीडीएफ भेज देता हूं, तो मैं बता दूं आपके चैनल से, बहुत लोग कहते हैं सर किस पेज नंबर में लिखा हुआ है एम्बार्गो लगा और किस पेज नंबर में लिखा हुआ हटाइए। हम कह रहे यार कुछ पढ़ भी तो लिया करो, ऐसे बात करोगे तो कंपनी तुमको जिंदगी भर नहीं जो है सो कि जब कंपनी को तुम कन्विंस नहीं कर सकोगे, इस तरह से काम नहीं चलता है। तो प्रॉब्लम देखिए क्या था, हाउसिंग और रियल एस्टेट एक पॉलिसी थी जिसमें बहुत क्या था, वो फेज 2 था। सबसे पहले सहारा ने रियल एस्टेट में जब इंटर किया था तो स्वर्ण योजना और रजत योजना के नाम से कुछ पॉलिसी जारी की थी, वो चल नहीं सकी। क्यों? क्योंकि सहारा का जैसे आपने कहा एमबी वैली, तो इस टाइप के बड़े बड़े वो दुनिया के सारे संसाधन से परिपूर्ण और कई सैकड़ों हजारों किलोमीटर का एक रकबा और उसमें सारी चीज व्यवस्था, जो पूरे आप एक जिला में अगर आप देखते हैं, एक स्टेट में राजधानी में अगर देखते हैं जैसे दिल्ली है, महानगर है, तो उनका कंसेप्ट था कि पूरी दिल्ली जैसी टाउनशिप में जितनी व्यवस्था है हम उसको सैकड़ों किलोमीटर का एक टाउनशिप बनाएंगे सहारा का, और उसी में दुनिया की सारी चीजें डाल देंगे, यानी कि किसी को भी उस कैंपस से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत अच्छा कंसेप्ट था। उसमें देखिए क्या प्रॉब्लम हो गया, जमीन जो चाहिए हजारों सैकड़ों एकड़ वो मिला नहीं एक जगह, तो वो प्रोजेक्ट हो गया फेल। इन्वेस्टर के साथ क्या कमिटमेंट था, इस तरह के जो पॉलिसी जो जारी की जाती है, पॉलिसी में क्या था, टर्म एंड कंडीशन, पहला स्वर्ण योजना और रजत योजना में भी यही था। बाद में उसी का सेकेंड फेज आया हाउसिंग और रियल एस्टेट के नाम से पॉलिसी, और उसमें भी यही कंसेप्ट था कि आपको सहारा का जो 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 उपलब्ध कर रही है एकोमोडेशन, जो बेनिफिट वो आपको लेना है। जैसे कि हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटल खुला है और हॉस्पिटलिटी इन द सेंस कि उसका कोई पेपर आप लेंगे, उसका एविएशन का बेनिफिट लेंगे, सहारा का प्रोडक्ट कुछ लेंगे, तो उसमें सारे पैसे आपके मर्ज करेंगे। और फर्स्ट चॉइस क्या है, पूरे भारत में कहां पे आपको टाउनशिप में किस तरह का आपको 1 BHK 2 BHK 3 BHK डक बंगलो टाइप का आपको मकान चाहिए। तो ये कंसेप्ट था हाउसिंग और रियल एस्टेट में भी, जो कि मैंने कहा कि सेकेंड फेज था स्वर्ण योजना और रजत योजना का, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला प्रोजेक्ट में। जी। और वो चला नहीं, वो फेल्योर हो गया। तो जो इन्वेस्टर थे उन्होंने क्या किया था, अपनी जिंदगी के सारी कमाई कुछ इधर उधर जो उनके जो प्रॉपर्टी थे अपने और अपने पिता से मिले हुए, उसको भी उन्होंने बेचा और बेच करके सहारा में लगा दिया, हाउसिंग रियल एस्टेट में। उनका कंसेप्ट था कि चलो अरे यार कहीं भी जाएंगे तो अपार्टमेंट संस्कृति है, पूरे आप भी जानते हैं पूरे दुनिया में अपार्टमेंट संस्कृति है, तो वो सोचते हैं अपार्टमेंट से बहुत क्लास 1 का हमको बिल्डिंग और बहुत एरिया मिलेगा और पूरी दुनिया में जितनी चीजें मिलती है वो सारी भौतिक चीजें हमको मिल जाएगी एक ही जगह, तो हम वहां अपना बेच के लेंगे। और उन्होंने पूंजी लगा दी। उनका फर्स्ट एंड लास्ट टारगेट था कि हमको लेना है मकान, हमको पैसा नहीं मैच्योरिटी का लेना है। वो हो गया फेल। और किसी ने चैलेंज कर दिया कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में, फिर वो आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और फिर उन्होंने एक वर्डिक्ट जारी कर दिया कि इन्वेस्टर को आप 12.5 नहीं बल्कि 15.5% ब्याज के साथ पेमेंट कर दीजिए। और जब ऑर्डर आने लगा और जब कंपनी को जब दिखने लगा सहारा इंडिया को, तो उन्होंने इसको रातों रात क्यू शॉप में कन्वर्ट करवा दिया। ये एक मैटर है। अब वो क्या है, जो सेबी, यानी कि सेबी एक ऑथोरिटी बॉडी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, ये सभी को मालूम है। सेबी का क्या है, देखिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक है, ये एक्सचेंज बोर्ड है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। तो
सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि जो सहारा का हाउसिंग और रियल एस्टेट का जो पॉलिसी होल्डर है, जो बॉन्ड होल्डर है, वो सीधा सेबी के डायरेक्शन में जाए और अपना पेमेंट ले। और सेबी ने बार बार पेपर में निकाला कि आप जो कंपनी का दबाव में और एजेंट के बहकावे में आप बहलाने फुसलाने में नहीं आए, और सीधा आप हमको कोरस्पोंडेंस कीजिए और हम बोनाफाइड इन्वेस्टर का इंक्वायरी करके डायरेक्ट पेमेंट करेंगे, भाया कंपनी पेमेंट देंगे। चूंकि कंपनी तो बीच में थी, तो इसीलिए हमने कहा भाया, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और 2018 में देखिए क्या हुआ। ये 2012 में सारा मैटर फाइनल हो गया। एम्बार्गो लगा हाउसिंग और रियल एस्टेट के चल अचल संपत्ति पे, और हाउसिंग और रियल एस्टेट से जो अर्जित जो धन थे, जो बैंक अकाउंट थे, उनको फ्रीज किया गया था और उनको रोक लगा था। और सुब्रत राय को देश से बाहर जाने के लिए ऑर्डर पास किया गया था। वो मैं बता दूं, वो ऑर्डर शीट भी है मेरे पास में। तो वो ऑर्डर शीट ये रहा, इस पैरा में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको देश छोड़ करके नहीं भागना है और पूरे केस का सामना करना है। अब क्या था ये मैटर, साफ साफ जब ऑर्डर कर दिया कि आपको पेमेंट दे देना है 15.5% करके, तो जो लोग सेबी में डायरेक्ट गए उनको तो पेमेंट मिला, लेकिन सेबी ने बार बार कहा कि आप री इन्वेस्ट नहीं करिए, हमसे पेमेंट लीजिए। और वो बहुत से जो पॉलिसी होल्डर थे वो सेबी और भाया सहारा ले लिए पेमेंट, लेकिन बहुत से लोग सहारा ऑफिस गए तो वो कहते हैं सेबी दे देगा क्या, सेबी पैसा लिया था क्या, हम पैसा लिए थे, हम यानी कि कंपनी सहारा इंडिया पैसा लिया था। मैनेजर ने समझाया हम ही देंगे, चेक हम ही बना करके देंगे, सेबी चेक नहीं जारी कर सकता, उसको कोई कानूनी अधिकार नहीं है। तो आराम करो ना, ये जब भी आओगे तो तुम्हारा मूलधन और ब्याज और डिले पेमेंट जब मिलता है तो उसको बोलते हैं लेट फाइन, सब तुमको ब्याज बढ़ रहा है, तुम कहीं घाटे में नहीं हो, पॉलिसी रखे रहो, या तो इसको री इन्वेस्ट करो नहीं तो रखे रहो। आज भी बहुत लोगों के पास हाउसिंग और रियल एस्टेट का पॉलिसी पड़ा हुआ है, लेकिन सेबी ने क्या किया, 2018 में एक ऑर्डर पास कर दिया। ये रहा उसकी कॉपी। ठीक है, उसने साफ साफ पास कर दिया ऑर्डर में कि 2018 तक, 2012 में तो ऑर्डर हो ही गया था सुप्रीम। तो सर जैसे कि 2014 में सुब्रत राय पैरोल पर बाहर आ गए थे, तो उसको लेकर अब क्या स्थिति है? जी, बहुत अच्छा सवाल। सुप्रीम कोर्ट की नियत थी कि कस्टडी आवर में सुब्रत राय फ्री होकर के सहारा के रिगार्डिंग में जो ऑर्डर दिया गया है इसको वो ओबे नहीं कर पा रहे हैं, तो पेरोल पर इनको छोड़ा गया। और इतिहास गवाह है कि आजाद भारत में 1947 से पेरोल पर कोई भी घपले में जो या इस तरह के मैटर में जो कोर्ट में जो डिफॉल्टर पाया गया है, आज 7-8 साल से पेरोल पे आज तक कोई नहीं खुला है, इंक्लूडिंग सिंगल पर्सन सुब्रत राय सहारा। और लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का आज तक कहीं पालन नहीं हो सका। आज तक जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था कि 25,000 करोड़ आपको जमा कर देना है, एक निश्चित अवधि दी गई थी, वो जमा नहीं हुआ, 10,000 करोड़ बाकी रह गया। तो उसके बाद ये फिर मैटर आया, प्रेशर बढ़ता गया इन्वेस्टर का, और सहारा सेबी पे प्रेशर बढ़ाने लगी और कोर्ट पे प्रेशर बढ़ाने लगी, और सहारा ने कहना शुरू कर दिया हमारा पैसा सेबी में फंसा है, सेबी से जब पैसा निकलेगा तब हम डिपॉजिटर को देंगे। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, सेबी से पैसा कौन लेगा, इन्वेस्टर लेगा। ऑर्डर कौन पास किया है, सेबी पास नहीं किया है, ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पास किया है। तो उस पैसे का हकदार कौन है, सहारा इंडिया के पॉलिसी होल्डर। कौन पॉलिसी होल्डर, जिन्होंने सहारा इंडिया के हाउसिंग और रियल एस्टेट के पॉलिसी का बॉन्ड रखा हुआ अपने घर में इन्वेस्ट करके, यानी कि बॉन्ड होल्डर ऑफ द सहारा इंडिया रियल एस्टेट एंड कॉर्पोरेट, ये हाउसिंग वाले। सेबी से पैसा किसी भी क्यूसॉप वाले को नहीं मिल सकता है, सेबी से पैसा सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव वालों को नहीं मिल सकता है, हमारा इंडिया को नहीं मिल सकता है, सहारा इंडिया मल्टीपर्पज सोसाइटी और हमारा और सहारियन किसी को नहीं मिल सकता है। यानी कि अलग अलग कंपनी है, अलग अलग पॉलिसी है। तो अब ये सहारा इंडिया झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। सर ये तो रही पैरोल की बात, मीडिया पे खुलासा कर रहा हूँ कि जी जी सर थोड़ा नेट इशू हो रहा है शायद, मैं दोबारा से क्वेश्चन करूंगी। जी सर ये तो रही सुब्रत राय के पैरोल को लेकर बात,
अभी हम जी, जानते हैं कि जी। क्या आपको पता है, इस बारे में आपको जानकारी है कि आजकल सुब्रत राय आखिर है कहाँ, उनका ठिकाना कहाँ है? जी, ये तो जानकारी नहीं है। जी, शायद सुब्रत राय ही को पता होगा कि वो कहाँ बैठे हैं, कहाँ छिपे हैं और किन पॉलिटिकल वालों से उनकी साठगांठ है या किस पुलिस प्रशासन से साठगांठ है। मैं इसीलिए ऐसे जवाब दे रहा हूँ। जी, दाऊद इब्राहिम का ठिकाना हमारी जो भारत की जो खुफिया विभाग है, डभौल साहब के गाइडलाइन में वो पता कर लेती है। लादेन कहाँ छुपा हुआ है, अल जवाहिरी कहाँ छुपा हुआ है, ये दुनिया की सारी खुफिया इकाइयां पकड़ लेती है। और आज सहारा इंडिया के डायरेक्टर और चेयरमैन पे, इवन सुब्रत राय सहारा पर भी कई केस है और मीडिया में ये चीजें चल रही है, वायरल है कि सुब्रत राय को पुलिस तलाश रही है, जहां उनके ऊपर केस है और अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। लेकिन पता नहीं कहाँ वो छुपा छुपाई का खेल खेल रहे बिल्कुल, हैं, वो लुका छिपी छुपे का। हुए नज़र आ रहे हैं। जी, सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कृपया। जी, पूछें पूछें। जी, वो लगातार जो है निवेशकों से छिपते हुए नज़र आ रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं वो। जी, ये बहुत बड़ा बात है। जी, सहारा इंडिया में सुब्रत राय का वो दर्जा है जो लोग उनको प्रणाम कैसे करते थे मैं बता दूं। यहाँ दिल पे हाथ रखते थे, दिल यानी हार्ट जो यहाँ लेफ्ट साइड होता है, और जी, उसके बाद वो क्या बोलते थे, एक इन्वेस्टर या एक अधिकारी अपने से ऊपर वाले को बोलता था सहारा प्रणाम, सहारा यानी कि सहारा। तो सहारा क्या होता है? सपोर्ट। अगर किसी की टांग टूट गई तो बैसाखी उसका सहारा होता है। कंपनी का नाम इन्होंने रख लिया सहारा इंडिया, बाद में बदल के कर दिया हमारा इंडिया, और तरह तरह की कई कंपनियां हो गई। बिल सहारा मतलब सपोर्ट देना, वो सहारा तो हो गया बेसहारा, यानी कि इन्वेस्टर के पैसे लिए और पैसे दे नहीं रहे हैं, तो इन्वेस्टर हो गया बेसहारा। सर, इसी लोग से मैं उनको एक और लोग सवाल उनको आपसे नमस पूछना चाहूँगी। लोग उनको नमस्कार करते थे। और वो सब सहारा आज जब इन्वेस्टरों के साथ जब ठगी का काम कर रहे हैं, जब पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो इसको मैं ठगी ही बोलूंगा। क्योंकि इन्वेस्टर जाता है और 2016-17 से मैं दावा करता हूं कि भारत में सहारा इंडिया ने कहीं भी 100% किसी भी इन्वेस्टर को पेमेंट नहीं दिया है। और अगर मुझसे सवाल किया जाएगा कि मैं वकील हूं और क्या कर रहा हूं, तो मैं बता दूं कि ये रहा हमारा ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का हमारा आईडी कार्ड। मैं इस पार्टी का वकील हूं। जैसे कि कपिल सिब्बल केस लड़ते हैं सुब्रत राय का, तो एक वकील को अपने क्लाइंट का बात रखने का पूरा पूरा कानूनी अधिकार है। और एक सर, इन्वेस्टर इसी की के हैसियत साथ से मैं अपना एक इन्वेस्टर की हैसियत से सर, एक इन्वेस्टर की हैसियत से मुझे भी बोलने का अधिकार है। और जी, ये रहा वित्त सचिव को हमने जो पिछली बार जो लेटर लिखा था 23/5/2022 को, इसमें दो केस है। 12/4/2022 को एक बुद्धा कॉलोनी थाने में केस हुआ था, उसमें मैं भी गया था और थाने में हमने केस किया था। और हम बता दें कि ये रहा उसको उसकी कॉपी 12/4 की। जी, इस पूरी लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो सीरियल नंबर 60, सीरियल नंबर 61 पे मेरा और मेरी पत्नी के नाम से जो जमा है वो हमको पैसा नहीं मिला है। तो अब ये मैं बता देता हूं कि न्यूज 15 जो मीडिया आप है, सुब्रत राय आपको मेरे स्पीच के बाद आपको नोटिस नहीं दे सकेगा इस स्पीच के लिए पार्टिकुलर, क्योंकि मैंने एफआईआर की कॉपी मीडिया के सामने में दिखाई है। जी। एक इन्वेस्टर के वकील के हैसियत से हमने केस को लीड किया और एक इन्वेस्टर के हैसियत से इस केस में हम भी हैं। सर, तो इसी अब के हम साथ मैं जी समय की थोड़ी कमी होते हुए मैं अपना आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि जिस जी तरीके से आपने कहा कि सुब्रत राय ने सहारा नाम से कंपनी खोली, तो सहारा एक जी ऐसा वर्ड है जो कि सहारा देना, बट उसने तो और जो है निवेशकों से पैसा लूट लिया, उनका भुगतान नहीं जी किया। तो मैं आपसे जी यही जानना चाहूँगी कि सुब्रत राय ने आखिर इतनी बड़ी ठगी करी कैसे? आप इसके बारे में क्या हमें जानकारी देना चाहेंगे? बहुत एक्सप्लोसिव और बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सुब्रत राय की नियत अच्छी थी बहुत पहले। अब पता नहीं, वो तो कहते हैं कि हमारी नियत आज भी अच्छी है, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि नियत अच्छी है जब जी, सहारा के इन्वेस्टरों को टाइम पे पेमेंट नहीं मिल रहा है। और ऐसे इन्वेस्टर जो अपनी पैसे खुद मांग रहे हैं और आज 2016-17 से आज तक धक्का खा रहे हैं। किसी इन्वेस्टर का बेटा का पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, किसी इन्वेस्टर के माता पिता का बीमा और उसका खुद का अपना ही पैसा मांग रहा है अपने इलाज के लिए, वो नहीं मिल पा रहा है, तो बट नेचुरल ये ठगी ही कहा जाएगा। और किसी की बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, तो अपना ही पैसा मांग रहा है। सहारा का इन्वेस्टर भारत सरकार से या सुब्रत राय से कोई भीख नहीं मांग रहा है। अटल बिहारी पेंशन योजना के तहत कोई पेंशन नहीं मांग रहा है कि हमको भीख में पेंशन तुम दे दो मुफ्त का।
अपना ही पैसा मांग रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो इसको ठगी कहा जाएगा। और 2012-14 के बाद से ये किसी को पेमेंट नहीं मिल रहा है तो ये ठगी कहा जाएगा। अब सुब्रत राय को ही ये जवाब देना चाहिए कि वो इन्वेस्टरों का पैसा कहां फंसा दिए हैं, कहां डुबा दिए हैं, या विदेश में उन्होंने हवाला के तहत में कोई नया बिजनेस में शिफ्ट कर दिया है। ये तो सुब्रत राय को ही बताना पड़ेगा। और यदि देश देश के इन्वेस्टर का पैसा, जैसे मेरे जैसा इन्वेस्टर जिसने केस कर रखा है, उसका पैसा यदि उन्होंने देश में ही रखा है तो दे क्यों नहीं रहे सुब्रत राय जी? सुब्रत राय जी, आपसे हमारा इन्वेस्टरों का, सहारा इंडिया के किसी भी कंपनी से पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, प्रोफेशनल दुश्मनी है। प्रोफेशनल दुश्मनी ये इसलिए कि हम एक इन्वेस्टर हैं और हम पैसा मांग रहे हैं, तो अगर आप इसको दुश्मनी में काउंट करते हैं तो हुआ प्रोफेशनल दुश्मनी, कोई बात नहीं। हमने केस कर दिया तो आप हमको दुश्मन करार दे सकते हैं। ये इन्वेस्टर अब हम पर केस कर रहा है तो पैसा तो मांगेंगे ना हम, हमारा पैसा आप क्यों नहीं दे रहे हैं? और मैं बता दूं मैडम, इस लिस्ट में जितने हैं हमारे सभी खाते 2017-2018 में सभी मैच्योर्ड हैं और पर्सनल मेरा 20-22 लाख रुपया फंसा हुआ है और मैं धक्के खा रहा हूं। हम वित्त सचिव बिहार के टेबल पे गए, बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश सरकार 20 साल से अब होने जा रहे हैं, इनको सुशासन बाबू कहा जाता है। काहे का सुशासन? अगर ये सुशासन था तो इनके स्टेट में, इनके नाक के तले, इनके परमिशन देने के बाद में सहारा इंडिया के इन्वेस्टरों का क्यों नहीं पेमेंट हो रहा है? तो कहीं ना कहीं कुशासन है। देखिए, एक है, ये पेपर में दिखा दूं, इसमें क्या है, एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मैटर है। आज सुब्रत राय कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का सामना कर रहा है। वो क्या है? कंटेम्प्ट पिटीशन केस नंबर 412/2012 इन सिविल अपील 9813/2011 ये है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या है? जी। जब इनको जब छोड़ा गया था, एम्बार्गो हटा करके पैरोल पे रिलीज किया गया, तो ऑर्डर दिया गया था कि आप पेमेंट दीजिए, वो दिया नहीं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट चलाया है। इसकी पूरी मेरे पास ये डोजियर है 270 पेज का। जी। तो ये जानकारी आपके माध्यम से मैं देना चाह रहा था, इसलिए हमने आपका 1 मिनट लिया और धन्यवाद। आप अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हम आशा करेंगे और लगातार प्रयास अपने चैनल के द्वारा करते रहेंगे कि आपको इंसाफ मिले, आपका भुगतान हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ अनिल जी। तो आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, नमस्कार मीडिया।